सो वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट सिटी इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में, राइट? एंड इट इज़ आवर 6th लेक्चर इन द कंटिन्यूएशन। सो शैल वी स्टार्ट? गुड। देखो, कई बार एग्जामिनर ना आपको एक तो कोई फिगर जो है ना वो पढ़ने भी आना चाहिए। पहली चीज आपको खुद को आना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड विथ लाइक जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन में है, लेकिन जो टेक्निक से रिलेटेड है जो चीज़ है वो आपसे एक्सपेक्ट किया, एमएससी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको पता हो। और सिर्फ एमएससी नहीं, एमडी वाले से भी एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो क्लिनिशियन है तो टेक्निकल चीज़ें उसको नहीं आनी चाहिए। सो इट इज़ बोथ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ एमडी, डीएम और एमएससी स्टूडेंट्स कि टेक्निकल चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। सो ये सारे लेक्चर जो हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें ये नहीं बोल सकता कोई कि ये चीज़ मुझे नहीं पता होना चाहिए था। ओके, अब यहाँ पे देखो, हम लोग ये दो फिगर बनाए हुए हैं। ये दोनों फिगर जो हैं वो साइनोग्राम के हैं, और ये साइनोग्राम जो इमेज है वो उस समय का लिया हुआ है जब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। जैसे आप सुबह आते हो पेट सिटी में तो आपके पास दो मशीन है, एक सीमेंस का है और एक जीई का है। सीमेंस में आपके पास लाइन सोर्स है, जो जब भी आप क्वालिटी कंट्रोल का कमांड देते हो तो वो क्या करता है, वो लाइन सोर्स उसमें से निकलता है, राइट? वो बाहर आता है और फिर वो लाइन सोर्स जो है वो रोटेट करता है डिटेक्टर के अराउंड। ईच डिटेक्टर को एक्सपोज करता है, तब जाके वहां पे डेटा एक्विजिशन होता है। समझ गए? और सीमेंस वाले में आपके पास सिलिंड्रिकल सोर्स है, जो सिलिंड्रिकल सोर्स सेंटर में प्लेस कर देते हो तो वो स्टैटिक रहता है और सारे क्रिस्टल्स को जो है एक्सपोज करता है, वो इमेज एक्वायर करता है। तो साइनोग्राम का इमेज जो है ऐसा ही आता है। ये साइनोग्राम का इमेज जो है, जो ए वाला जो दिख रहा है आपको, ये सही है, इट इज ट्रू। मतलब ये यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म होगा, सारे डिटेक्टर क्रिस्टल एलिमेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं तो आपका साइनोग्राम ऐसा आएगा। समझ गए? देयर इज नो, मतलब देख रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो। और यदि साइनोग्राम, यदि कोई प्रॉब्लम होगा डेटा एक्विजिशंस में या सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज प्रॉब्लम होगा तो साइनोग्राम यहाँ पे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जैसे एक लाइन सीधे दिखा ना ब्लैक, इसका मतलब एक डिटेक्टर मॉड्यूल जो है खराब है। समझ गए? तो ऐसा व्हाइट लाइन भी हो सकता है या ब्लैक लाइन हो सकता है, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो, समझ गए? सो दिस इज एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है इन, और ये क्या है? एबनॉर्मल है। समझ गए? लीजेंड एक बार पढ़ लेते हैं। देखो लीजेंड में क्या लिखा, नॉर्मल ब्लैंक स्किन विथ एप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ऑफ ऑल डिटेक्टर्स। सारे डिटेक्टर का सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स जो है वो सेम है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली। बी क्या दिखा रहा है, वन डिटेक्टर मॉड्यूल इज डिस्प्लेइंग एन इनएप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी as demonstrated by a dark diagonal line। ठीक है, डार्क और व्हाइट diagonal lines may be seen when one or more detector modules are malfunctioning or out of calibration। यदि out of calibration भी होगी तब भी डार्क लाइन दिखेगा या व्हाइट लाइन दिख सकता है, या वो मॉड्यूल हो सकता है कि वो काम ही ना कर रहे हो, या उनकी सेंसिटिविटी जो है बाकी से सेंसिटिविटी उनकी मैच ना कर रहे हो, तो आपका जो फॉल्ट जो है वो साइनोग्राम में दिख जाता है। ओके, एग्जामिनेशन में ऐसे ही फिगर दिखा करके वो पूछेंगे, रीड दिस, टेल मी अबाउट समथिंग। ओके, क्लियर? आगे बढ़ूं? यहां तक सही है? बढ़िया। अब नहीं क्यों आएगा, ये इनएप्रोप्रिएट क्यों होगा? क्योंकि यहां से वो डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, राइट? तो काउंट्स कोई आएंगे नहीं। और हम
इसके पहले वाले जो भी आप वीडियो देखोगे वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइनोग्राम कैसे बनता है, डिटेक्टर मॉड्यूल्स का भी डायगोनल आता है, कैसे आता है, किस किस तरह से साइनोग्राम बनता है, वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो वंस यू सी दैट, ट्राई टू कोरिलेट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट. ओके. दूसरा एक ये है, पेट स्कैनर के फेलियर होने के क्या क्या रीजंस हैं. व्हाट आर द वेरियस रीजन व्हेन पेट स्कैन फेल्स. तो पहला एक डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर मैल फंक्शन, डिटेक्टर ठीक से काम ना करे तो पेट स्कैन फेलियर मोड में जा सकता है, क्योंकि वो काउंट ही नहीं एक्वायर कर रहा है. इनअप्रोप्रिएट उसका कैलिब्रेशन हो गया, जैसे अभी वाला पहले वाला स्लाइड में दिखा है, कुछ मॉड्यूल्स काम नहीं कर रहे, तो वो जो काम नहीं कर रहे हैं वहां से तो ब्लैंक काउंट आएगा, रिकंस्ट्रक्शंस में उसका आर्टिफैक्ट दिखेगा. समझ गया. सो इफ डिटेक्टर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट विल बी फेल्ड. हाई वोल्टेज का ड्रिफ्ट हो जाए. अब देखो इसमें क्या है कि जब सिस्टम जब चला रहे हो जब भी, तो पीएम ट्यूब को हाई वोल्टेज चाहिए, और भी कंपोनेंट्स जो हैं जिनको हाई वोल्टेज चाहिए, लेकिन पीएम ट्यूब को हाई वोल्टेज चाहिए, ये पता है आपको. यदि वो वोल्टेज यदि फ्लक्चुएट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, तो पीएम ट्यूब का जो रिस्पॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन जो मल्टीप्लाई होकर आते हैं, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आता है. तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो सीवियरली इफेक्ट होती है बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेरिएशंस के. तो एक तो हाई वोल्टेज जो पीएम ट्यूब को जो हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहा है किया है, उसमें ड्रिफ्ट आ जाए, वो चेंज होने लगे, करेक्ट, तो भी आपका पेट स्कैनर फेल्योर मोड में जा सकता है. उसके बाद एनर्जी ड्रिफ्ट हो जाए, राइट, एनर्जी में चेंजेस आने शुरू, जैसे मान लो फोटो पीक इधर से उधर होने लगे, समझ रहे. गेन ड्रिफ्ट हो जाए, गेन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के गेन चेंज होने लगे, मे नॉट बी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, ऐसा कुछ हाई वोल्टेज सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक्चुअली इनहेरेंट और कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, जैसे पीएम ट्यूब का गेन चेंज हो जाए. गेन चेंज हो जाएगा तो भी जो इलेक्ट्रॉन्स जो मल्टीप्लाई होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे. समझ गए, करेक्ट, सही है. सो एनर्जी ड्रिफ्ट हो जाए, गेन ड्रिफ्ट हो जाए, केबल ब्रेक हो जाए, केबल ब्रेकेज हो जाए. अब केबल ब्रेक कैसे होगा, चूहा है ना काटने के लिए, नहीं, चूहा काट जाता है, देखो साइक्लोट्रॉन में काट जाता है, उधर भी सब जगह ट्रैपर, माउस ट्रैपर भी लगाए हुए हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स लगाए हुए हैं कि वो उधर की तरफ ना जाए, वो काट देते हैं, केबल हो गया जिंदा, राइट. पावर सप्लाई ड्रिफ्ट और फेलियर हो जाए, ठीक है, पावर सप्लाई में ड्रिफ्ट हो, पावर सप्लाई फ्लक्चुएट हो जाए, या पावर सप्लाई ही फेलियर हो जाए तो भी हो जाएगा. फिर टेम्परेचर ड्रिफ्ट और कूलिंग सिस्टम फेलियर हो जाए. टेम्परेचर ड्रिफ्ट मतलब कि टेम्परेचर अप्स एंड डाउन ज्यादा होने लगे, जैसे मान लो कि आप आए सुबह में, दिन में टेम्परेचर तो ठीक ठाक था, रात में इतना ज्यादा माइनस में चला गया टेम्परेचर, राइट. कल आकर के आपने ऑन किया, एकदम से टेम्परेचर ये हो गया. हो सकता है सोडियम आयोडाइड सोडियम मतलब क्रिस्टल है ना, सेंटिलेशन क्रिस्टल है, ज्यादा टेम्परेचर यदि फॉल होएगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगे, तो क्रिस्टल्स में क्रैक्स आ जाते हैं, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के चलते, समझ रहे. सो ये भी प्रॉब्लम्स आ सकता है, रेयरली इंडिया में, क्योंकि वो इतना ज्यादा सीवियर टेम्परेचर फॉल इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं, बट राइट. कूलिंग सिस्टम फेलियर हो जाए, जैसे बहुत सारे सिस्टम है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं तो उसको टेम्परेचर उनका बढ़ता है. जैसे मान लो कि अभी देखो आप, हम लोग जब कंप्यूटर पे भी काम करते हैं, अभी काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो ये कंप्यूटर ना धीरे धीरे इसमें जो चिप्स हैं, बाकी जो सिस्टम जो हैं, दे स्टार्ट गेटिंग वार्म अप, इसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इसमें ना कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ, फैन चलते रहता है ताकि कूल होता रहे. उसी तरह से पेट सिस्टम में भी जो है वो बहुत सारे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स के चलते जो हीट जनरेट होता है उसको डेसिपेट करने के लिए अलग अलग जगह पे कूलिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं. यदि वो कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तभी भी स्कैनर फेलियर हो जाता है.
आजकल उन्होंने किया हुआ है, स्पेशली सीटी में किया हुआ है कि सीटी में जब भी उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है ट्यूब का एक लिमिट के बाद, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस जो एक्सरे बम्बार्डमेंट होता है, तो जब बम्बार्डमेंट होता है तो हीट जनरेट होता है। क्यों होगा? क्योंकि वो एक्सरे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट होती है, लेकिन 99% एनर्जी ब्राह्मस्लान हीट और इधर की तरफ चली जाती है। ओनली 1 से 2% ही यूजफुल एक्सरे और उसमें जाती है, तो वो हीटअप हो जाता है। हीटअप हो तो मेल्ट हो जाएगा, गड्ढे पड़ जाएंगे, बाकी चीज वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए उसमें भी कूलिंग सिस्टम लगातार लगाए गए हैं ताकि कूल होता रहे। लेकिन यदि वो कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो चला जाएगा। आजकल कंपनी ने ऑटोमेटेड सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है कि यदि टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज्यादा तो वो अलाउ ही नहीं, अपने आप स्कैनर को बंद कर देगा, बोलेगा नहीं जी इसको कूल डाउन होने दो तभी आगे चला सकते हो, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ओके, सो सेफ्टी मैकेनिज्म भी दिए गए हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि यदि कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तभी भी ये फेल हो जाएगा। कोइंसिडेंस टाइमिंग जो है मैल फंक्शंस काम करने लगे। कोइंसिडेंस टाइमिंग्स में हमने देखा है कि जब भी उसमें क्या देखा था कि फोटोन जो है, जो इनहिलेशन पॉइंट से वो दोनों अपोजिट डिटेक्टर की तरह जब ट्रेवल करते हैं तो जो टाइम लगता है उनको वहां तक पहुंचने में, राइट, वो कोइंसिडेंस टाइम, वो टाइम उसको मेजर करना है और फिर डिफरेंस से पता करता है कि ये एक कोइंसिडेंस विंडो में है या नहीं है। देन ओनली इट अलाउज टू कंसीडर एज ए कोइंसिडेंस इवेंट्स, और फिर जाके एलओआर बनता है। और उसमें दो चीज होता है, एक तो एनर्जी भी चेक करता है और कोइंसिडेंस टाइम विंडो में भी लेस देन जो भी हमने विंडो सेट किया उससे होना चाहिए। दो क्राइटेरिया के बाद जाके करेगा ओके। तो ये बोल रहे हैं यदि कोइंसिडेंस टाइम विंडो का भी सर्किटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी गया आपका स्कैनर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। सो कोइंसिडेंस टाइमिंग यदि जो है वो मैल फंक्शंस काम करना शुरू कर दे, सिंक्रोनाइज नहीं है क्लॉक, भाई वो भी तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना, कि एक ही टाइम से मेजर करना शुरू करे, सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ था, दोनों के क्लॉक बिल्कुल सेम है, राइट, तभी ना वो मेजर करेगा यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा। तो ये फेल हो जाए तभी भी आपका चला जाएगा, स्कैनर फेलियर हो। ट्रांसमिशन सोर्स और रोबोटिक्स मैल फंक्शंस, यदि मान लो कि पहले क्या था कि लोग ट्रांसमिशन सोर्स यूज करते थे, और रोबोटिक मैल फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि और बहुत सारे कमांड्स आप ना यहाँ से बैठ करके कंट्रोल कंसोल से देते हो, वो ऑटोमेटिकली सोर्स निकलता है, मूव करता है, उसको चलाता है, फिर रिट्रैक्ट करता है, करेक्ट। तो बहुत सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक होते हैं, यहाँ से जो आप कमांड देते हो उसके बेसिस पे होते हैं। तो यदि वो सिस्टम भी फेल हो जाए, ट्रांसमिशन सोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तभी भी आपका स्कैनर फेल हो जाएगा। ओके, सेप्टा मिस पोजिशनिंग और मिस अलाइनमेंट हो जाए, ये 2D स्कैनर्स के लिए है। अभी 3D में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन 2D वाला में सेप्टा हमने बताया कि सेप्टा होता है जो जब 3D में बनाना होता है सेप्टा को रिट्रैक्ट कर लेते हैं एंड देन वी एक्वायर इन द 3D मोड। तो यदि सेप्टा वाले मिस पोजिशनिंग, उसमें से जो अब रिट्रैक्ट भी करना है फिर वापस वहां पे रखना है, वो कमांड से ही जाएगा, आप समझ रहे हैं? तो उसमें कुछ मिस पोजिशनिंग हो जाए या मिस अलाइनमेंट हो जाए सेप्टा वाले में, तभी भी पेट स्कैनर काम नहीं करेगा। इमेजिंग टेबल फेल्यूर हो जाए, इमेजिंग टेबल में क्या फेल्यूर होगा? टेबल के लिए तो कमांड देते हो ना आगे उसको कि भाई इतने दूर में जाओ, फिर रुको, नेक्स्ट मूव करो, एक बेड ऐसे एक्वायर करना, ये बेड ऐसे एक्वायर करना, लाइक दिस। तो वो भी यदि फेल्यूर हो जाए, वो भी ना सुने, आपने कमांड दिया, इट इज नॉट गोइंग, तो गया। तो पेट स्कैन के फेल्यूर्स के ये पॉसिबल रीजंस हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, नोट पूछा जा सकता है, हाँ सही है, या कॉमन क्वेश्चन वाइवा के लिए भी हो सकता है। एक पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट होता है, एक टर्म आता है पेट में, क्या आता है? पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट। अब देखो यहां पे क्या है कि जो भी आप इमेज कर रहे हो, मान लो कि आपके पास कोई लीजन है, तो कुछ लीजन जो होंगे वो बड़े होंगे, कुछ जो होंगे छोटे होंगे, कुछ बहुत ही छोटे होंगे, समझ गए? ऐसा हो सकता है क्योंकि लीजन का साइज का तो हमें नहीं पता। अब क्या करते हो कि आप जो भी इमेज जो एक्वायर करते हो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स साइज में एक्वायर करते हो। तो जब FOV को एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स साइज में एक्वायर करोगे तो एक पिक्सल का एक साइज बन के आएगा। तो लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे 5 mm का एक पिक्सल साइज बना, करेक्ट।
तो जो ये 5 mm का जो पिक्सल साइज है, यदि 1 डायमेंशन की ही बात करोगे, सपोज करो, राइट, या 2 डायमेंशन लोगे, यदि 3 होगा, 3D में होगा, 3 डायमेंशन होगा, वॉक्सल बन जाएगा, एक एक्स वाला भी होगा, वाई वाला भी होगा और जेड वाले डायरेक्शंस में भी होगा, राइट। तो मान लो कि एक वॉक्सल में यदि बहुत लीजन छोटा है तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा, राइट। और बड़ा वाला जो होगा उसमें वो मल्टीपल वॉक्सल्स आएंगे, जैसे यहाँ पे आप 2D में दिखाया है, देखो मल्टीपल वॉक्सल्स आकर के बने। यहाँ पे जो बिल्कुल छोटा है उसमें एक ही में सिंगल वॉक्सल्स में आ जाता है। आपको समझ में आया बात? तो यदि मान लो कि एक वॉक्सल है, उसका साइज बड़ा है लेकिन लीजन बहुत छोटा है, तो लीजन छोटा है तो उसमें से काउंट्स कितना आएगा? काउंट्स तो कम ही आएगा। लेकिन जब हम इमेज जब बनाते हैं तो उसको पूरे वॉल्यूम में उसका काउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके इंटेंसिटी को। आप समझ पा रहे हो? है? जैसे आप कलर से समझ सकते हो कि मान लो कि रेड कलर है, राइट, और जितना चाहिए कलर वो पूरा को पेंट करने के लिए, उतने वॉल्यूम को पेंट करने के लिए उतना कलर आपके पास एफिशिएंट है, तो बिल्कुल रेड कलर ही दिखेगा हर जगह पे। लेकिन यदि मान लो कि बिल्कुल कम कलर है, अमाउंट कम है उसका, तो आप क्या करोगे? उसको उसमें पानी मिलाओगे, पानी मिलाओगे तो उसकी रेड की इंटेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। आप समझ रहे? तब जाके दीवार पूरा का पूरा पेंट होगा। तो आप ऐसे ही समझ लो कि पूरा ना उसको स्प्रेड करना पड़ता है पूरे पिक्सल्स पे, उतने एरिया में उसी काउंट को स्प्रेड करना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि 5 काउंट को आपको 25 5 into 5 में यदि 2 डायमेंशन लोगे, राइट, तो 5 into 5 पिक्सल 25 स्क्वायर mm पिक्सल में उसी कलर से पेंट करना है, तो उसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन इसकी वाली इंटेंसिटी, जो बड़ा ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ड्रॉप नहीं होगी, वो ब्राइट ही दिखेगा। समझ गए? तो यही पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट है बेसिकली। देखो, एक लाइन में यदि आपको एग्जामिनर पूछता है तो पहला लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसी को याद रखना। क्या? पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट occurs when voxel fail to contain all tissues that contain the same concentration of radioactivity। आप समझिए? मतलब आप ऐसे समझ लो कि सेम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन वो क्या कर रहा है? इट इज फेल टू कंटेन ऑल द टिश्यूज। Same like field of view, so it's low. फील्ड ऑफ व्यू नहीं, जैसे उसको मैप किया ना, तो मान लो कि ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो पूरा का पूरा उसमें आ गया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी छोटे वाले की। लेकिन जो बड़ा है, बड़ा में तो ज्यादा एरिया आएगा ना उतना। अब तो इससे एक पिक्सल की भी बात देखोगे तो एक पिक्सल में सिर्फ एक छोटा डॉट आ रहा है यहाँ पे, तो डॉट वाले में कितना इंटेंसिटी आएगा, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा आ गया, तो यहाँ की इंटेंसिटी इस पिक्सल पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो बड़ा ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा हाई काउंट में दिखेगा, लेकिन लो वाला जो छोटा ऑब्जेक्ट जो होगा उसका काउंट कम दिखेगा इमेज में हमेशा, और इसलिए वो एरर दिखाता है। क्योंकि पार्शियल वॉल्यूम है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है जितना चाहिए था ऑब्जेक्ट का उतना वो पूरा का पूरा उस वॉल्यूम में कंटेंट नहीं है, उससे बहुत छोटा है, पार्शियल ही है। आप समझ पा रहे हो? ये लिखा है, देखो, द पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट occurs when voxel fail to contain all tissues that contain the same concentration। मतलब हर टिश्यू का सेम ही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो पूरे के पूरे उसमें एक वॉक्सेल्स में नहीं आया। When voxels fail to contain all tissues that contain the same concentration of radioactivity, उस केस में क्या होगा कि बड़ा वाला ऑब्जेक्ट में हो जो वो ब्राइट दिखेगा, लेकिन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जसाक फैंटम का इमेज बनाया है पहली चीज। तो जसाक फैंटम में देखोगे कि जो बड़े रॉड्स जो थे वो बिल्कुल ब्राइटर दिखेंगे, लेकिन स्मॉल साइज जो रॉड जो थे वो डिम दिखते हैं, उनकी इंटेंसिटी इमेज में कम दिखती है। यदि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लीजन साइज के हिसाब से बनाया है, और इधर क्या दिया? रिकवरी कोफिशिएंट। मतलब यदि मान लो कि 1 का काउंट था, मतलब मान लो कि आपने जितनी एक्टिविटी रखी
उतना ही मेजर कर लिया तो रिकवरी कोफिशिएंट हम उसको 1 मानेंगे, लेकिन उससे कम मेजर कर रहे हो तो रिकवरी कोफिशिएंट कम दिखेगा। तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट का रिकवरी कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन जैसे जैसे छोटा ऑब्जेक्ट आता है उसका रिकवरी कोफिशिएंट कम होते जाता है। मतलब सेम ही एक्टिविटी दोनों में है, लेकिन यहाँ पे 40% कम दिख रही है, यहाँ पे 0.4 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके गामा कैमरा पे भी कर सकते हो। कैसे करोगे? आप सेम एक्टिविटी जो है 2 ml का सिरिंज लो, 5 ml का लो और 10 ml का लो, एक सेम कॉन्सेंट्रेशन की एक्टिविटी बना लो, समझ गए? और 2 ml वाला सिरिंज में भी लो, 5 ml में लो और 10 ml में लो, तीनों को एक साथ रख दो और तीनों को एक फील्ड व्यू में रख करके इमेज करो। सब में तो सेम एक्टिविटी थी, कॉन्सेंट्रेशन सब में सेम है, तो सबका इमेज इक्वली ब्राइट आना चाहिए। लेकिन बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है ब्राइटर होगा, जो सबसे छोटा होगा वो डिम दिखेगा। समझ गए? When object or lesions are similar, they are accurately sampled by the fewer pixels. ठीक है, ये बोल रहा है लेफ्ट, मतलब कम भी पिक्सल से वो एक्यूरेटली सैंपल्ड हो जाएंगे, लेकिन यदि वो बड़ा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स उसको चाहिए उसको सैंपल करने के लिए। ठीक बात है। एंड देयरफॉर रिकॉर्ड लेस एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि पहले में क्या बोला कि छोटा था इसलिए फ्यूअर पिक्सल चाहिए था, तो उसने कम ही काउंट रिकॉर्ड किया। एंड आर क्वांटिटेटिवली लो एंड डिमर, इसलिए क्वांटिटेटिवली उसकी एक्टिविटी भी कम होती है और डिम दिखता है। मिडिल में दिखाया क्या? रिजोल्यूशन रिकवरी कर्व डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी बिकॉज लीजन्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो उनकी क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी जो होगी, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिड्यूस्ड एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आर मोर डिफिकल्ट टू सी। इसलिए क्या होता है कि उसकी क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी कम हो जाती है। जैसे 1 के बजाय इसका 40 दिखा रहा है, 40% कम दिखा, 0.4 काउंट्स दिखा रहा है, 1 दिखाना चाहिए उसके जगह पे। तो कई बार वो दिखेगा भी नहीं और दिखेगा तो डिम हो जाएगा, एक्टिविटी कम सैंपल हो रहा है, ये हो रहा है। ये पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट का प्रॉब्लम है। इसके चलते छोटे ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाते, या दिखते हैं तो डिम दिखते हैं, वो वहां पे लीजन आप मिस कर सकते हो। बाकी तो यही बताया, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज ये तो पढ़ चुके, डिफिकल्ट सी। राइट वाला जो है वो क्या है? पेट स्कैन ऑफ जसाक फैंटम है, राइट। ये जसाक फैंटम का जो है वो पेट स्कैन है, राइट, विथ हॉट रॉड्स शोज रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल रॉड्स। मतलब इसमें हॉट रॉड ही दिखा रहे हैं, मतलब कि जिसमें एक्टिविटी बढ़ी हुई है। जो स्मॉल साइज के रॉड हैं उनकी इंटेंसिटी कम है, और जो बिगर साइज वाले जो हैं उनकी इंटेंसिटी ब्राइट है। ठीक है जी, क्लियर? कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गया, बाकी अब पढ़ लेना आप लोग। हाँ, विजुलाइज कर पाए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। नाउ अब कुछ इमेज देखते हैं। यहाँ पे देखो, लाइन ऑफ रेस्पॉन्स एंड एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंस इवेंट। देखो हम फिर बार बार लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछते, ट्रू, रैंडम, स्कैटर, उसका विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो जिसका नहीं भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में वो टकराएगा, थोड़ा और इम्प्रूव होएगा, करेक्ट। इसलिए कुछ इमेजेस हमने यहाँ पर भी लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका इनहिलेशन पॉइंट है, और यहाँ से एक 511 केवी का फोटोन इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये डिटेक्टर को हिट किया, इस डिटेक्टर को हिट किया, और दोनों यदि साइमल्टेनियसली हिट किया या विद इन लेस देन द टाइम कोइंसिडेंस विंडो से कम है, और प्लस उसकी एनर्जी भी उसमें फिट बैठ रही है जो हमने एनर्जी विंडो बनाया, तब हम बोलेंगे क्या कि यही दो डिटेक्टर जो है कोइंसिडेंस इवेंट में शामिल हैं। तो इस दोनों डिटेक्टर से हो करके हम एक लाइन खींचेंगे, ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, एंड वो लाइन इस दोनों पॉइंट से होकर के गुजरना चाहिए। तो यही लाइन जो बनता है वो लाइन ऑफ रेस्पॉन्स होता है, और इसी लाइन ऑफ रेस्पॉन्स पे कहीं ना कहीं इवेंट हुआ होगा। दैट्स व्हाट इट इज assumed। अब ये हमें नहीं पता कि यहाँ पे है, यहाँ पे तो हम रिकॉर्ड तो कर लिए लाइन हुआ, इस लाइन पे कहीं भी हुआ होगा, एंड दैट्स व्हाट दैट पोजीशन हैज टू बी डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इसीलिए जब मल्टीपल नंबर ऑफ LORs होंगे जहां पे क्रॉस करते हैं, वहीं क्रॉस पॉइंट जो इवेंट बन जाता है।
ओके, पहली चीज तो लाइन ऑफ रिस्पॉन्स की बात यहां तो समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया, ये ज्यादा जरूरी था। अब ये देखो, ये रिंग ऑफ डिटेक्टर है, एक एक यूनिट है, एक छोटा छोटा, यहां पे भी ये भी क्लियर हो गया। लाइन ऑफ रिस्पॉन्स की बात हो गई, पेयर्ड इनहेलेशन इवेंट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों जो थे इनहेलेशन इवेंट थे, वो एक गामा फोटोन इधर गया, एक गामा फोटोन इधर, दोनों जो 511 केवी के थे। यहां पे देखो दो चीजें, एक आउट ऑफ प्लेन 511 केवी का फोटोन जा रहा है और एक इन प्लेन जा रहा है। ये एक डिटेक्टर रिंग है, ये देखो, ये तो इस पे आ रहा है और ये इसके ऊपर से चला जा रहा है, इस रिंग के, समझ गए? तो ये दूसरे वाला इसके ऊपर जो रिंग होगा उसमें जाकर के डिटेक्ट होएगा। तो ये भी एक लाइन ऑफ रेस्पॉन्स बन सकता है ऊपर वाला डिटेक्टर के साथ, इस प्लेन के साथ नहीं बन रहा है। क्लियर? फिगर से क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये जो है इन प्लेन है, क्योंकि दोनों ही है इसी प्लेन में है। अब यहां पे देखो, एक जो है एक इवेंट इधर की तरफ गया और दूसरा 511 केवी का जो था वो यहां पे स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर होकर के क्या बना? कॉम्पटन इफेक्ट बना दिया। कॉम्पटन स्कैटर हो गया 511 केवी का। तो ये एक्चुअल इवेंट जो था वो इन्हें पूछा, समझ गए? ये तो दूसरे इसको अब टाइम लगेगा पहुंचने में, हो सकता है कि इस सही जगह पे ना ही पहुंचे, हो सकता है कि इसके पहले कोई दूसरा फोटो ना करके हिट कर दे किसी क्रिस्टल पे, ऐसा लगेगा कि ये और वो अभी वाला फोटो ये दोनों सेम टाइम पे आया था, तो लाइन ऑफ रेस्पॉन्स इधर की तरफ था, ऐसा हो सकता है। करेक्ट? तो यहाँ पे देखा आपने, इन प्लेन था ये कॉम्पटन स्कैटर कैसे हुआ, और यहाँ पे ये देखो, ये दिखा रहा है कि सिंगल इनहेलेशन फोटोन्स कैसे डिटेक्ट होते हैं। ये एक ही इनहेलेशन फोटोन है, ये सिंगल नॉन इनहेलेशन फोटोन है। मतलब यहां पे क्या है, ये 511 केवी का जो है ये फोटोन, वो इनहेलेशन वाला नहीं है। जो एक पॉइंट पे, जैसे यहां पे इनहेलेशन हुआ तो एक 500 इधर गया, एक 500 इधर गया, समझे? ये इनहेलेशन पॉइंट से नहीं है, मतलब दूसरा इधर की तरफ नहीं जा रहा है, वो सिंपली इनहेलेशन पॉइंट से हट करके कोई दूसरा हो सकता है कि उसका फोटोन दूसरा वाला दूसरी जगह चला गया, ये इधर की तरफ आ गया, तो ये सिंगल डिटेक्ट होएगा। ऐसे करके सिंगल का डिटेक्शन होता है। आपको समझ में आ रही बात? इट इज क्लियर? ओके, फाइन। उसके बाद ये देखो, अगेन आउट ऑफ प्लेन का एक और एग्जांपल दिखाया, राइट? और ये भी आउट ऑफ प्लेन का दिखाया। यहां पे देखो, ये इवेंट इधर की तरफ आ गया और ये इसको आकर के हिट कर दिया, और ये दोनों, इसका इन अदर पेयर जो था ये आउट ऑफ प्लेन चला गया और इसका भी अदर आउट ऑफ प्लेन चला गया, समझ गए? इवेंट तो यहां हुआ था, यहां हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये दोनों साथ में पहुंचे, तो क्या हमको लाइन ऑफ रेजोनेंस मिलेगा? ये वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है? डिड यू गेट इट? रॉन्ग हो गया? एक गड़बड़ तो यहां पे होएगा। दूसरा देखिए, यहां पे एक रैंडम ऐसे बना, मतलब रैंडम हो गया ना ये। दूसरा देखो, नॉन इनहेलेशन फोटोन्स है, दो जगह से पाए। ये इनहेलेशन पॉइंट, एक फोटोन इधर आ गया और इधर दूसरे पॉइंट का एक इधर से आ गया, सिंगल इनहेलेशन पॉइंट से नहीं आ रहा है, मतलब दूसरा क्योंकि बीच में नहीं है ना, समझ गए? तो ये भी हिट किया, ये भी हिट किया यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे बन जाएगा, जबकि एक्चुअली इस लाइन पे कोई एलओआर नहीं है, इवेंट हुआ ही नहीं है। कॉम्पटन स्कैटर में आप देख ही चुके, राइट, कि यहाँ पे एक फोटोन हिट किया और इधर से कॉम्पटन स्कैटरिंग होकर के यहाँ पे जाके हिट कर रहा है, और ये दोनों साइमल्टेनियस डिटेक्ट हो रहे हैं, जबकि इवेंट यहाँ पे हुआ था और लाइन यहाँ बन रहा है। क्लियर? तो ये कॉम्पटन स्कैटर इवेंट हो गया, ये नॉन इनहेलेशन इवेंट हो गया, ये रैंडम हो गया। ठीक है जी? ओके, इवेंट के बारे में क्लियर हो गया। अब आते हैं सैम्पलिंग और सेंसिटिविटी की बात करते हैं। व्हाट इज दैट? पेट स्कैनर्स typically acquire data from a complete volume,
ठीक है, अक्रॉस ऑल प्रोजेक्शन साइमल्टेनियसली। जब भी पेट का डेटा जो है एक ही साथ पूरे वॉल्यूम का एक्वायर होता है, ठीक है। देयरफॉर द सेंसिटिविटी ऑफ पेट स्कैनर इज सबस्टेंशियली हायर देन दैट फॉर स्पेक्ट स्कैनर बाय मोर देन ए फैक्टर ऑफ 100। क्योंकि स्पेक्ट में क्या होता है, एक एंगल पे आकर रुकता है, फिर डेटा एक्वायर करता है, फिर दूसरे पे करता है, फिर तीसरे पे करता है, फिर चौथे पे करता है। और पेट में पूरा वॉल्यूम एक ही साथ एक्वायर होता है, इसलिए उसकी सेंसिटिविटी पेट की 100 टाइम्स ज्यादा होती है स्पेक्ट के। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस वाइवा में पूछते हैं, क्यों ज्यादा होती है। यू गॉट इट? द क्वालिटी ऑफ एन एक्वायर्ड पेट स्कैन कैन बी जज्ड to some extent by the total number of events that are incorporated into the acquisitions, particularly with respect to the noise। मतलब ये बोल रहा है चूंकि पेट स्कैनर में इवेंट जो है, नंबर ऑफ इवेंट्स जो डिटेक्ट हो रहा है वो क्वाइट लार्ज है, तो इसलिए उसमें रिलेटिव नॉइज कम होता है, इसलिए उसकी इमेज क्वालिटी बेहतर होती है पेट की कंपेयर टू स्पेक्ट, क्योंकि काउंट बहुत अच्छे एक्वायर हो रहा है। यहां पे ये बात बोला, क्वालिटी ऑफ एक्वायर्ड पेट स्कैन इज जज्ड टू सम एक्सटेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 100 गुना ज्यादा मिल रहा है ना पेट में कंपेयर टू स्पेक्ट, तो इसलिए पेट की क्वालिटी, इमेज क्वालिटी स्पेक्ट से कई गुना बेहतर होती है। सही है, आगे चलूं? ओके, हाउएवर नॉट ऑल इवेंट्स आर ऑफ द सेम क्वालिटी। इसमें ज्यादा इवेंट तो एक्वायर होते हैं, लेकिन सारे ट्रू नहीं है ना, करेक्ट? समझ गए, सारे ट्रू नहीं है। एंड सम इवेंट्स एक्चुअली डिग्रेड द इमेज क्वालिटी। जो ट्रू नहीं है वो सारे इमेज क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। तो क्या क्या डिग्रेड करेगा इमेज क्वालिटी को? रैंडम जाएगा, स्कैटर्ड करेगा, राइट, सिंगल वगैरह जो भी है वो सारे मिलकर के क्या करेंगे, वो डिग्रेड करेंगे इमेज क्वालिटी को। फिगर 8.29 shows the 3 different modes of coincidence detections। अगेन यहां पर भी पेट के कोइंसिडेंस में अगेन अब दूसरे इमेज सेम चीज को, सेम कॉन्सेप्ट स्कैटर्ड, ट्रू और रैंडम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी विथ अनदर डायग्राम, ताकि ये चीज तो दिमाग में आप लोगों के बैठ ही जाए बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ता, माफी नहीं करेगा यदि ये भी नहीं समझा पाए आप तीनों में क्या डिफरेंस है। तो चाहे जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, जिस फिगर से आप बना के समझा सकते हो आप समझा दो उसको, ठीक है जी। यहां पे दिखाया ए स्कैटर्ड दिखाया, राइट। इवेंट जो है ये देखो इधर कहीं हो रहा है, एक इधर की तरफ चला गया, एक इधर की तरफ चला गया, और ये लाइन जो डैश डैश लाइन जो है वो एक्चुअल LOR बनेगा LOR, लेकिन इवेंट यहां पे हुआ था, करेक्ट। तो इधर वाला फोटोन अपना रास्ता चेंज कर दिया ना, या इधर वाला चेंज कर दिया, कोई तो एक ने चेंज किया, समझ गए। यहां पे ये ट्रू वाला है, एग्जैक्टली इवेंट हुआ, एक इधर आया, एक अपोजिट डायरेक्शंस में गया, ये दोनों साइमल्टेनियस डिटेक्ट हो गए, तो इस टाइप का जो होगा ट्रू होगा। रैंडम में क्या आएगा, एक देखो यहां से एक ब्लैडर से जा रहा है काउंट, देख लेना, और दूसरा जो आ रहा है इधर की तरफ से जा रहा है, एक सर से होकर के आया, ऐसा भी हो सकता है। पेशेंट को आपने पोजीशन किया, इतना दूर का ही फील्ड ऑफ व्यू है, एक पोजीशनिंग बेड है, लेकिन एक काउंट कहां से आ रहा है, उसका सर से आ रहा है, और दूसरा जो है उसको ब्लैडर से आ रहा है, ये दोनों एक साथ डिटेक्ट हो रहे हैं, रैंडम हो गया, ये भी आ गया। अभी तक का कॉन्सेप्ट में क्या था, सब सिर्फ हम लोग बीच बीच की बात कर रहे थे ना, यहां से एक और चीज क्लियरिटी आई कि बाहर से भी आकर के रैंडम जोड़ सकता है। क्लियर, फिगर से तो क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। इफ बोथ इनहेलेशन फोटोन्स आर डिटेक्टेड विदाउट इंसिडेंट, इट इज ए ट्रू इवेंट। LOR इज एक्यूरेट एंड रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ इनहेलेशन, मतलब वो उसका पाथ बता देता है, ये लाइन। However, if one of the photon is scattered, the LOR is displaced, ठीक है, and is no longer representation of the locus of the inhalation। मतलब कहाँ पे inhalation हुआ था वो नहीं पता चला यहाँ पे, क्योंकि इवेंट जो था ये डिस्प्लेस हो गया LOR इसका।
LOR होना चाहिए था इधर की तरफ कहीं, और इतना ये डिस्प्लेस्ड हो गया दूसरी तरफ। समझ गए? क्लियर? एट हायर काउंट्स में देखो क्या होता है, एट हायर काउंट्स देयर इज ए पोटेंशियल फॉर 2 photons from unrelated or random events to be detected within the coincidence timing window। जैसे जैसे काउंट रेट बढ़ता जाएगा, मतलब एक्टिविटीज यदि आप ज्यादा डालोगे है तो उस केस में रैंडम का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि दो एक्टिविटी साइमल्टेनियसली उसी कोइंसिडेंस विंडो में डिटेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। दिस मोड ऑफ कोइंसिडेंस डिटेक्शन इज रेफर्ड टू एज ए रैंडम इवेंट एंड leads to an LOR that is not indicative of either inhalation event। ठीक है, क्योंकि एक देखो यहां से आया, एक यहां से आया, समझ गए? तो LOR तो ये बना मेरा, लेकिन ये इस लाइन से भी, ये तो एक्चुअल लाइन था, इधर से भी तो इंफॉर्मेशन मेरा लॉस हो गया ना, इधर का भी नहीं पता, और ये यहां से एक लाइन बनता, ये इस लाइन पे भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि इसके बीच बीच में भी लाइन खींचा हुआ हो। आप समझ रहे? एंड लीड्स टू LOR दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ आइदर इनहेलेशन इवेंट। मतलब कहीं ना कहीं से तो इनहेलेशन हुआ था ना, या इसके हुआ था, तो एक तो इधर गया, तो ये वाला लाइन का भी नहीं है इंडिकेटिव, और इसका भी नहीं है क्योंकि दूसरा वाला इधर का मिसिंग है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, गुड। इट इज ऑल्सो शोन इन फिगर 8.29c that random coincidence can result from activity that is outside of the field of view। ये अंदर फील्ड ऑफ व्यू में होगा वो तो होगा ही, लेकिन आउटसाइड ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू के चलते भी रैंडम आ सकता है। सो एग्जामिनर आपसे टिपिकली पिन पॉइंट करके पूछ सकता है कि रैंडम क्या बाहर से आ सकता है कि नहीं आ सकता। आ सकते, आप बोलोगे कि आ सकता है, बोलोगे एक डायग्राम खींच के बता दो कैसे आता है, टेस्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलूं? बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में नोट्स लिखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल पैरामीटर्स है, नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट। ठीक है, ये नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट का फॉर्मूला जो है वो ये है निकालने का, क्योंकि नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट में ये तीनों कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, स्कैटर्ड वाले, रैंडम वाले और ट्रू वाले। वो तीनों को, क्योंकि तीनों तरह के आ रहे हैं ना काउंट, तो एक्चुअली एक टर्म हमने डिफाइन किया है, नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट कितना आया, राइट? अब नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट का फॉर्मूला ये है, कैपिटल T डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल k एस आर डिवाइडेड बाय T प्लस एस कैपिटल S डिवाइडेड बाय T। करेक्ट? इस फॉर्मूला से हम नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कैपिटल T जो है वो ट्रू काउंट है, कितने ट्रू काउंट मिले थे, समझ गए? R जो है कितने रैंडम काउंट्स मिले थे, और S जो है वो कितने स्कैटर्ड काउंट थे। इस फॉर्मूला से हम लोग फिर निकालते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हायर द वैल्यू ऑफ NEC, मतलब यदि नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट ज्यादा होगा तो रिलेटिव नॉइज इमेज में कम होगा, मतलब इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। जितना बढ़िया NECR किसी मशीन का है तो उतना आपके लिए अच्छा है। एक बात, पहली चीज, जब दो मशीन को कंपेयर करना हो तो जिसका NECR बढ़िया है वो बढ़िया है। बाकी NECR का क्या रोल है, जब आप इमेजिंग करते हो, कितनी एक्टिविटी इंजेक्ट करना चाहिए, कितने पे आपका अच्छा स्कैन आ सकता है, वो उसका रोल NECR से पता चलेगा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात तो सही है। अब ये फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे एक छोटा k है। अब k का वैल्यू जो है, आइदर हम 1 रखते हैं या हम 2 रखते हैं। रैंडम कोइंसिडेंस जो है हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रैंडम डिटरमिन कैसे करते हैं, उसका एक अलग मेथड है डिटरमिन करने का, कि रैंडम काउंट कैसे पता करते हैं कि कितने रैंडम काउंट थे। ये NECR भी निकालने के लिए रैंडम चाहिए ना, आपको स्कैटर भी चाहिए, ट्रू भी चाहिए, तभी तो NECR आपका निकलेगा। तो रैंडम कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो रैंडम एस्टिमेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका यूज करोगे तो 1 लिखना है, और दूसरा यूज करोगे तो k का वैल्यू 2 होगा।
समझ गए, राइट। और फिर आप NECR का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज जो है समझना है यहाँ पे, ये देखो, इफ देयर इज नो रैंडम और स्कैटर इवेंट नहीं होता, यदि मान लो कोई एक रैंडम भी नहीं होता और स्कैटर्ड भी नहीं होता, तो क्या होता है, रैंडम का वैल्यू 0 हो जाता, तो ये 0 तो ये टर्म चला गया, और स्कैटर भी 0 तो ये भी टर्म चला गया। तो उस केस में क्या होगा, NECR जो नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट विल बी इक्वल टू ट्रू काउंट रेट, दैट्स व्हाट इट सेज। ठीक है, और यदि इफ देयर आर रैंडम और स्कैटर इवेंट होगा, तो यदि होगा तो हमेशा नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट जो होगा वो ट्रू काउंट से कम होगा, क्योंकि इसका वैल्यू सारे जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, और ट्रू से ही डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए जब भी रैंडम और स्कैटर होगा प्रेजेंट, तो NECR का जो आपका नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट जो है उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। क्लियर, ट्रू काउंट से कम आएगा कम से कम, राइट। ठीक है जी, हाँ, इट विल बी लेस देन द नंबर ऑफ ट्रू कोइंसिडेंस इवेंट। क्लियर, आगे चलूं, बहुत बढ़िया। पेट डेटा जो है कैन बी करेक्टेड फॉर दीज रैंडम एंड स्कैटर कोइंसिडेंस, राइट। पेट डेटा को हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, किसके लिए, रैंडम के लिए और स्कैटर्ड इवेंट्स के लिए, टू इंप्रूव द कॉन्ट्रास्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ द एक्वायर्ड डेटा। किस लिए करेक्शंस करना है, उससे क्या होगा कि इंप्रूव हो जाए, उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। एक्यूरेसी ऑफ एक्वायर्ड डेटा, उसका कॉन्ट्रास्ट भी इंप्रूव होता है इमेज का, और एक्चुअल वैल्यू जो था वो भी उसके नियर अबाउट आप जा सकते हो, राइट, कि एक्चुअली कितनी अमाउंट ऑफ एक्टिविटी वहां पे थी। ठीक है, बट दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द नॉइज। लेकिन जैसे आप करेक्शंस करोगे, चाहे आप करेक्शंस रैंडम का करो या स्कैटर का करो, तो स्कैटर और रैंडम करेक्शंस करने के बाद इमेज में नॉइज बढ़ता है, ये बात भी दिमाग में बैठा करके रखना। ठीक है, क्योंकि काउंट कम हो जाते हैं। दिस इज एनालॉगस टू सबट्रैक्टिंग बैकग्राउंड काउंट फ्रॉम द ग्रॉस काउंट, ठीक है, टू एस्टिमेट द नेट काउंट। It improves, it provides a more accurate yet noisier estimate. Naturally, भाई काउंट आपने कम कर दिया ना, तो फोटोन कम होएगा तो इमेज नॉइजी हो जाएगा। ठीक है, द के कोफिशिएंट जो था स्मॉल वाला की जो बात करी थी, इन द इक्वेशन बिफोर आर वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द अप्रोच यूज्ड फॉर रैंडम कोइंसिडेंस करेक्शंस। इफ ए काउंट बेस्ड अप्रोच इज यूज्ड, तो उस केस में के का वैल्यू 2 होगा, एंड इफ ए मॉडल बेस्ड अप्रोच इज यूज्ड, तो उस केस में के का वैल्यू 1 होगा, तब जाके नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट निकालेंगे। यही बात मैं वहां पे बोल रहा था। ठीक है, इफ काउंट बेस्ड अप्रोच है तो के का वैल्यू 2 होगा, और इफ मॉडल बेस्ड अप्रोच है तो उस केस में के का वैल्यू 1 होगा। ठीक है जी, आगे चलूं। मॉडल बेस्ड क्या होता है? वो है, वो आगे पढ़ाएंगे कि रैंडम करेक्शंस कैसे होता है, स्कैटर करेक्शंस कैसे होता है। ठीक है, अब इस फिगर में देखो, इस फिगर में ये जो 8.30 फिगर जो है वो है नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट को है पेट का। इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये इवेंट दिया हुआ है, कोइंसिडेंस रेट इन टर्म्स ऑफ 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ ये काउंट रेट है जो। ठीक है, और इस एक्सिस पे क्या है, एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, राइट। तो एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ रहा है, और यहां पे हमने 3 ग्राफ दिया, ट्रू का भी दिया, स्कैटर दिया, रैंडम दिया, और नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट का ग्राफ खींचा है। समझ गए, क्लियर, दिस इज ओके, ओके फाइन। नाउ अब ये ग्राफ जो खींचा है NECR का, वो k इज इक्वल टू 2 के लिए खींचा है। वो जो इक्वेशन जो बनाया था वहां पे, वो उस केस में क्या है, k का वैल्यू 2 है। क्लियर, राइट। एज ए फंक्शन ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन जो है, एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन किलो बैक्यूरेल पर ml में दिया, फॉर ए हाइपोथेटिकल पेशेंट बना दिया, फॉर ए विथ ए सर्टेन एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशंस, राइट। It is to be noted that the shape of these curves depends on the size, shape
एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली चीज, एज वेल एज द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो न्यूक्लियाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस ऑब्जेक्ट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये NEC का जो वैल्यू जो आएगा, इट विल डिपेंड ऑन कि उसका ऑब्जेक्ट का साइज, सिलेंडर यदि था तो सिलेंडर बड़ा था छोटा था, किस टाइप का था, समझ गए? वही शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करेगा। और रेडियो न्यूक्लियाइड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो वहां पे वो कैसे था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एज ए रिजल्ट, फिगर 8.30 डज नॉट करस्पॉन्ड टू एनी स्पेसिफिक पेट स्कैन पेशेंट्स और स्टडी। तो इसलिए ये जो हाइपोथेटिकल को बनाया है वो एक्चुअली किसी पेशेंट का नहीं है, समझ गए? एक हाइपोथेटिकल को बनाया है, लेकिन इससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी कि व्हाट आई एम सपोज टू डू एंड व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। यू गॉट इट? हाउएवर इट इज स्टिल इंस्ट्रक्टिव ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स मतलब रैंडम, ट्रू और इसके बीच का रिलेशनशिप समझने में काम आता है हमें। एज एक्सपेक्टेड द ट्रू काउंट रेट जो है इंक्रीजेज लीनियरली विथ एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे ट्रू काउंट रेट वाला, ये वाला ब्लू वाला है, दिख रहा है? ये ब्लू वाला कर्व जो है वो ट्रू के लिए है, ये वाला ट्रू काउंट का है। तो देखो क्या हो रहा है, इधर की तरफ एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये भी लीनियरली क्या हो रहा है, काउंट इसका बढ़ रहा है। ठीक है, इट्स ओके, दिस मच इज ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Scatter count rate is assumed to be a fraction of the true count rate. Scatter जो होता है वो true का ही कुछ fractions होता है, उसी में से true में से ही कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, scattered हो जाते हैं, correct? तो it is assumed to be a fraction of true count rate, thus also increases linearly with the activity concentration। इसलिए scatter वाला count भी जो है, red वाला जो देख रहे हो, ये भी linearly increase हो रहा है, समझ गए? तो जैसे ट्रू इंक्रीज हो रहा है वैसे भी स्कैटर भी इंक्रीज हो रहा है। फाइन। ऑन द अदर हैंड द रैंडम काउंट रेट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द काउंट रेट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्कैनर। अब देखो रैंडम जो है, रैंडम कैसे करता है कि जो आपके पास एक डिटेक्टर इधर साइड में था और दूसरा जो अपोजिट साइड में था, करेक्ट? तो मान लो कि यहां पे टाउ 1 है काउंट रेट और इसका जो है टाउ 2 है काउंट रेट। तो ये रैंडम काउंट जो होता है ये दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, T1 इंटू T2 या टाउ 1 इंटू T2, समझ गया? काउंट रेट यहाँ पे कितना आया, इतना में क्या, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो रैंडम मुझे पता चलेगा, वैसे इंक्रीज होता है। तो ये बोल रहे हैं बोथ साइड ऑफ द स्कैनर एंड दस इंक्रीजेज एट द स्क्वायर ऑफ द एक्टिविटी कंसंट्रेशन। इसलिए रैंडम जो होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसलिए ये रैंडम जो दिख रहा है, ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये लाइन देखो, ये एक बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह राइज कर रहा है, समझ गए? तो सारे कर्व का एक्सप्लेनेशन हो गया। ये क्यों लीनियर हो रहा है, ट्रू, रैंडम क्यों एक्सपोनेंशियल की तरह जा रहा है, और स्कैटर जो है वो लीनियर जा रहा है। और ये वाला लाइन जो है वो आपका NECR का है, NEC का है, नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट का ये है। नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट में देखोगे तो ये क्या है, एक बार जाके पिक हो रहा है, कुछ देर तक ऐसे स्थिर रह रहा है, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, देख रहे हो? लीनियर जा रहा है, लीनियर के बाद फिर फ्लैट होता है और फिर डाउन आ रहा है, लगभग फ्लैटनेस उतना नहीं है लेकिन है थोड़ा, करेक्ट? तो ये पॉइंट हमें देखना है कि इस पॉइंट के पहले देखो ये क्रॉस कर रहा है ना, रैंडम जैसे एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो रैंडम बढ़ते जा रहा है, ट्रू भी बढ़ रहा है, NECR भी बढ़ रहा है। लेकिन अब इसके बाद यदि मैं NECR इसके बाद की एक्टिविटी लूंगा, सपोज करो कि आपने 4 ml के लिए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, NECR भी कम मिलेगा, ज्यादा क्या मिलेगा, रैंडम मिलेगा। ट्रू के साथ तो मिलेगा, रैंडम मिलेगा। लेकिन यदि ये पॉइंट जो देख रहा है जहां पे क्रॉस कर रहा है, इसके नीचे रखोगे, यहां तक एक्टिविटी रखोगे, राइट, तो आपको इमेज क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। इसके बाद का एक्टिविटी जैसे आप बढ़ाते जाओगे, इसकी जो लाइन जो क्रॉस कर रहा है, इससे एक्टिविटी ज्यादा लोगे
तो आपकी इमेज क्वालिटी कोई इंप्रूव नहीं होने वाली, एक्सेप्ट पेशेंट को ज्यादा रेडिएशन डोज लगेगा, क्योंकि उस केस में जैसे इससे बढ़ रहे हैं तो रैंडम बहुत बढ़ते जाता है, तो सही एस्टिमेशन नहीं होगा, इमेज डिग्रेड होगा, एक्टिविटी जो क्वांटिफाई भी हो करके आएगी वो करेक्ट नहीं आएगी, उसकी भी एक्यूरेसी नहीं होगी। गॉट इट? सो NECR गिव्स यू द गुड आइडिया कि कितनी एक्टिविटी जो है मैक्सिमम आप इंजेक्ट कर सकते हो पेशेंट में, समझ गए? इससे ज्यादा बेक्यूरेल पर ml से ज्यादा दोगे एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा एक्टिविटी दे दो तो बहुत अच्छा इमेज आएगा, नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दिस। समबडी वाज जस्ट टेलिंग कि कहाँ पे काउंट कोई कम आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यादा एक्टिविटी होगी कि कम क्या हो गए। सो दिस में भी just think like this here, you got it? Even if you inject more activity, you should not expect कि मेरी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आने वाली है, it is going to even deteriorate, okay? It has to be below this, fine? ओके, यही चीज था जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया। देखो, फॉर पेशेंट द इमेज विद द पेट स्कैनर द एडमिनिस्टर्ड एक्टिविटी शुड बी चूजन टू बी इन दिस लीनियर पोर्शन ऑफ द NEC कर्व, यही लीनियर पोर्शन ऑफ द NEC कर्व में चूज करना है आपको, ठीक है? बियॉन्ड दिस पीक ऑफ द कर्व हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी कंसंट्रेशन आर लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ इमेज क्वालिटी while delivering high radiation dose to the patient. You got it? ठीक है जी? Again, it is to be noted that this is only true for a particular hypothetical patient. एक hypothetical patient के लिए true है and may not be generalized to all patient. हर patient के केस में नहीं होगा, लेकिन ठीक है, more or less a concept गड़बड़ नहीं, ठीक है? concept समझ में आ गया? Fine. So thank you. Thanks a lot. ठीक है जी? बढ़िया आया मजा? गुड।